फ्रेंड्स, तो देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा मृदा निर्माण चट्टान चल रहा था, उसमें आज हम देखते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बेटे। तो देखिए, सबसे पहले मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कैसे, कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी बातें बताई। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मृदा विज्ञान का जनक है बेटे, वो कहलाता है वी डोकुचेव। तो डोकुचेव जो है वो मृदा विज्ञान का जनक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए बेटे, मृदा निर्माण एक संश्लेषणात्मक एवं विघटन प्रक्रम है। संश्लेषणात्मक एवं विघटन प्रक्रम है। इसके अंतर्गत असंगठित चट्टानें अपक्षयित होती हैं और मृदा का निर्माण करती हैं। मतलब जो जिनका संगठन हल्का होता है, तो असंगठित चट्टानें जो है वो अपक्षयित होकर के टूट करके मृदा का निर्माण करती हैं, जिससे मूल पदार्थों का भी निर्माण हो जाता है। अब वी डोकुचेव के अनुसार अगर हम बात करें मृदा निर्माण के कारकों की, तो इन्होंने मृदा निर्माण के लिए 3 मुख्य कारक बताए। यानी कि इन्होंने कहा कि ये 3 कारक जो है वो उत्तरदायी मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से, पैतृक पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल। इन 3 कारकों को बताया और वी डोकुचेव को ही मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसके बाद जैनी के अनुसार बात करते हैं हम, तो जैनी ने इन कारकों द्वारा मृदा निर्माण में परस्पर संबंध को एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या था? यानी कि उसने ये कहा कि सक्रिय और दूसरे टाइप के निष्क्रिय, यानी टोटल मृदा निर्माण के जो कारक हैं उनके लिए एक सूत्र बना दिया। उनमें एक संबंध स्थापित कर दिया कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं, यानी इनका मतलब क्या होता है, किस किस से जो मृदा है वो किससे बनी है, उसको इन्होंने बताया। तो एक सूत्र क्या दिया बेटे? S बराबर F कोष्टक में ClBrPt, यानी कि ये मल्टीप्लाई है सब, कि कार्य इन सब से मल्टीप्लाई होता है। F क्या है? कार्य, फंक्शन। तो यहाँ पर S क्या है बेटे? सॉइल, मृदा। F क्या है? फंक्शन, कार्य। Cl होता है बेटे क्लाइमेट्स, जलवायु। Cl क्या है? क्लाइमेट्स, यानी कि जलवायु। B की बात करें तो बायोस्फीयर, जीवमंडल। B होता है जीवमंडल। तो क्लाइमेट्स, जीवमंडल। इसके बाद में R होता है रिलीफ या ट्रोपोग्राफी भी कहते हैं इसको, स्थलाकृति। इसको क्या कहेंगे? स्थलाकृति। P होते हैं पेरेंट मटेरियल, यानी कि पैतृक पदार्थ। और इसके बाद में T होता है टाइम्स, यानी कि जो मृदा है वो बराबर होती है किसके? कार्य इनटू बाकी ये सभी कौन कौन से? क्लाइमेट्स, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट्स मटेरियल एंड टाइम। तो ये हो जाते हैं बेटे हमारे, मतलब जैनी के अनुसार इन कारकों को मृदा निर्माण में, यानी कि जो मृदा निर्माण में जो कारक हैं उनका परस्पर संबंध क्या है। तो इन सभी कारकों से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन जो मुख्य रूप से दिया वो दिया था जोफे ने। तो जोफे ने क्या कहा था कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग थे, सक्रिय कारक और दूसरे निष्क्रिय या अक्रिय। पहले हम बात करेंगे सक्रिय कारक की। तो सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात, सक्रिय कारक क्या है? ऊर्जा प्रदान करते हैं और द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, यानी द्रव्यमान पर आधारित हैं पूरे तरीके से। तो द्रव्यमान के द्वारा ही ये मृदा का निर्माण करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है भाई। सबसे पहला कारक है बेटे जलवायु और दूसरा कारक होता है जीवमंडल। जो सक्रिय कारक है हमारे उसमें जलवायु और दूसरा क्या आएगा? जीवमंडल। तो पहले हम जलवायु की बात करें कि ये किस तरीके से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो देखिए, जलवायु के प्रमुख तत्वों में आते हैं जैसे वर्षा है, तापक्रम है। तो जल की मात्रा अपर्दन तथा अंतःस्राव दोनों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो जल की मात्रा क्या करती है? अपर्दन की क्रिया भी करती है और अंतःस्रवण की क्रिया भी करती है। तो अंतःस्रवण द्वारा निच्छालन तथा निक्षेपण प्रक्रम होते हैं। निच्छालन का मतलब है कि जो लवण है, खनिज पदार्थ है, वो नीचे चले जाते हैं
और नीचे जाके जब जमा हो जाते हैं तो वो निक्षेपण हो जाता है। तो निच्छालन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है? अंतःस्रवण द्वारा, जो संस्तरों के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो अलग अलग संस्तर थे चट्टानों के, उनके भी विकास को प्रभावित करते हैं। शुष्क तथा उपार्ध क्षेत्र की मृदाओं में उपस्थित जल का वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है। यानी शुष्क और उपार्ध क्षेत्र की मृदाओं में उपस्थित जल का वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है, जिसके फलस्वरूप खनिजों का अपक्षय भी होता है। यानी कि जो जल है, मृदाओं में उपस्थित जल, शुष्क क्षेत्रों में मृदाओं में उपस्थित जल, उसका वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास हो जाता है, जिससे खनिजों का अपक्षय हो जाता है। यानी कि जल के वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद खनिजों का अपक्षय होता है। इसके बाद आर्द्र क्षेत्रों की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में हो गया। आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता एवं अपक्षय में वृद्धि के कारण मृत्तिका का निर्माण होता है। आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, अपक्षय में वृद्धि हो जाती है, जिससे मृत्तिका का निर्माण होता है। इसके बाद तापक्रम द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ताप के द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। यानी पहले जल के द्वारा प्रभावित हुए, दूसरे ताप से। तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अगर वृद्धि कर दी जाए तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है बेटे वो 2 से 3 गुनी हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। और तापक्रम में वृद्धि से अपक्षय में भी वृद्धि होती है, अपघटन अधिक होता है, तथा मृदा में किले की मात्रा भी प्रभावित होती है। किले का मतलब होता है मृत्तिका, तो मृत्तिका की मात्रा भी प्रभावित हो जाती है। जब औसत वार्षिक तापक्रम में बढ़ोतरी होती है, मतलब औसत वार्षिक तापक्रम में ताप बढ़ता है, तो शीत प्रदेशों में जीवांश पदार्थों की कमी हो जाती है। यानी कि ताप में वृद्धि होने के कारण जीवांश पदार्थों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है, जबकि आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में पर्याप्त नमी होने के कारण अपक्षय एवं निच्छालन ज़्यादा होता है और अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तो ध्यान रहे, जो शुष्क क्षेत्र हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उनमें क्षारीय मृदा बनती हैं, जबकि आर्द्र क्षेत्र यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उनमें अपक्षय और निच्छालन अधिक होने के कारण अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद तापमान बढ़ने पर, यानी तापमान के उच्च होने के फलस्वरूप कार्बनिक विघटन अधिक होता है, जिसके कारण मृदा में जीवांश कम हो जाते हैं। यानी तापमान अधिक होने पर कार्बनिक विघटन कम हो जाता है और जीवांशों की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा जलवायु है, जलवायु में जल और दूसरा कारक तापक्रम, ये दोनों कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है बेटे जैवमंडल या जीवमंडल। ये भी कारक क्या है? मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मृदा निर्माण में पौधों एवं जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष एवं अपशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि मृदा निर्माण में पौधों एवं जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष और अपशिष्ट पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पौधों की जड़ें चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती हैं, चट्टानों और खनिजों पर क्रिया करती हैं। ये अनेक प्रकार के अम्लीय पदार्थ तथा CO2 उत्पन्न करती हैं। यानी कि जड़ें जो हैं चट्टानों पर अम्लीय पदार्थ और CO2 उत्पन्न करती हैं, जो अपक्षय की क्रिया में सहायक है। यानी कि अम्लीय पदार्थ और CO2 जो है वो किस में सहायक है? अपक्षय की क्रिया में। ये किससे बनते हैं? कि पौधों की जड़ें जो है चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती हैं, जिससे अम्लीय पदार्थ एवं CO2 उत्पन्न हो जाते हैं और अपक्षय की क्रिया में ये सहायक होते हैं। कौन कौन? अम्लीय पदार्थ और CO2। इसके बाद सूक्ष्म जीव पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवांश पदार्थ का विघटन थोड़ी धीमी गति से करते हैं, जिसे अम्ल निर्मित होते हैं, जो खनिजों को तीव्र रूप से घोल देते हैं। यानी कि अम्ल निर्मित कब होते हैं? जब जीवांश पदार्थों का अपघटन धीरे धीरे हो रहा है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो अम्लों का निर्माण होता है और खनिज तीव्र रूप से खनिजों को घोल देते हैं ये। इसके बाद इसी में सूक्ष्म जीव मृदा को खोदकर महीन बना देते हैं। ये क्या करते हैं? मृदा को खोदते रहते हैं, जिससे ये बारीक मृदा बना देते हैं, महीन मृदा बना देते हैं और एक संस्तर को दूसरे संस्तर में आपस में मिला देते हैं, मिलाने का ये कार्य करते हैं। मनुष्य भी चट्टानों को विघटित करके चूर्ण कर देता है। यानी मनुष्य जब चट्टानों को तोड़ता है तो बारीक कर देता है, तो
विघटित करके चूर्ण के रूप में बदल देता है। इस प्रकार मनुष्य भी मृदा निर्माण में सहयोग करता है। तो इस तरीके से टोटल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है ये मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। इसके बाद बेटे अगले आते हैं निष्क्रिय कारक। अब निष्क्रिय कारक क्या हैं? वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत, यानी कि मृदा निर्माण का जो कार्य है वो द्रव्यमान के स्रोत एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। यानी मृदा निर्माण पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? द्रव्यमान के स्रोत और उनको प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो ये निष्क्रिय कारक हो गए बेटे। ये 3 टाइप के होते हैं, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृतिक और समय। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृतिक और समय। पहले बात करते हैं हम पेरेंट क्लाइमेट्स, यानी कि वो पेरेंट मटेरियल की। पेरेंट मटेरियल में पैतृक पदार्थ, यानी पैतृक पदार्थ जो है वो चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण में कण के आकार, क्ले की मात्रा की प्रकृति, क्ले की मात्रा, उसकी प्रकृति, पोषक तत्व, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो पैतृक पदार्थ हैं ये किससे बनते हैं? चट्टानों की। किन किन पर डिपेंड करते हैं? चट्टानों की प्रकृति, मृदा के निर्माण में कण का आकार, क्ले यानी कि मृत्तिका की मात्रा, उसकी प्रकृति, उसके पोषक तत्व और रंग आदि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि जो मृदा बनती है वो उसके पैतृक पदार्थ पर निर्भर करेगी। मूल पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेनाइट है, इसका अपक्षय मंद गति से होता है, क्योंकि इसके जो मूल पदार्थ हैं वो इस तरीके के हैं कि उनका अपघटन धीरे धीरे होता है। तो ग्रेनाइट का अपक्षय मंद गति से होता है। इससे बनी मृदा जो है कम उपजाऊ होती हैं। ग्रेनाइट से बनी मृदाएं कैसी होंगी? कम उपजाऊ, जिनमें उपजाऊपन नहीं पाया जाएगा, फसल अच्छी नहीं होगी। जबकि बात करते हैं चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर से बनी जो मृदा है वो अच्छी उर्वरता वाली होती है। तो चूना पत्थर वाली अच्छी मृदा होगी जिसमें हम फसल अच्छी उगा सकते हैं। तो मृदाओं के रंग पैतृक पदार्थों से संगठित होते हैं। मृदाओं के रंग जो हैं वो किससे बनेंगे? पैतृक पदार्थों पर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से पहला कारक हुआ हमारा पैतृक पदार्थ। इसके बाद बेटे दूसरा कारक आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति की बात करते हैं कि स्थल की आकृति कैसी है। पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह वो क्या कहलाती है? स्थलाकृति। यह जल एवं तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो जो स्थल की आकृति है वो जल और तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करेगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जल की तीव्र गति से प्रवाह होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तीव्र गति से प्रवाह के कारण मृदा कम गहरी और कम विकसित होती है, यानी कि जल तेजी से बहता है जिसके साथ मृदा जो है बहती हुई चली जाती है, तो वहाँ पर वो कम गहरी हो जाती है, स्थायी नहीं हो पाती है और विकास भी उसका कम हो जाता है। इसके बाद समतल स्थानों पर बात करें तो जल का प्रवाह बेटे समतल स्थान में धीरे धीरे होता है और मृदा के अंदर तक रिश्ता हुआ नीचे तक चला जाता है, जिससे मृदा जो है गहराई युक्त हो जाती है। और अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका का मतलब मृदा प्रोफाइल जो कि संस्तर बन रहे हैं, तो अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि जड़ें नीचे तक चली जाती हैं तथा जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद इसी में आगे चलते हैं बेटे। जब आसपास मृदाओं के निचले स्थानों पर लवण संग्रह हो जाते हैं तो ऐसे स्थानों पर लवणीय दलदली मृदा का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो मृदा बन रही है अधिक गहराई तक की, तो उनके आसपास मृदा के नीचे के भागों में लवणों का निर्माण हो जाता है, लवण एकत्रित होने लग जाते हैं। ऐसे स्थानों पर लवणीय दलदली मृदा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद बेटे अगला कारक आता है समय, निष्क्रिय कारक का तीसरा। तो समय की बात करें तो पूर्ण विकसित मृदा में पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं पाई जाती हैं, मृदा प्रोफाइल्स पाई जाती हैं, जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा लंबे समय तक किए जाने की प्रक्रियाओं का परिणाम है। यानी कि इसमें पूर्ण विकसित मृदा प्रोफाइल्स पाई जाती हैं। इनका जो विकास है वो मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाएं, यानी कि लंबे समय तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं उन पर यह डिपेंड करेगा। अब अविकसित मृदा जो है वो धीरे धीरे समय के साथ
पूर्ण विकसित हो जाती है। अविकसित मृदा समय के साथ साथ विकसित होती चली जाती है तथा मृदा परिच्छेदिका मृदा प्रोफाइल के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। अविकसित मृदा तो समय के साथ साथ विकसित हो जाती है, लेकिन जो मृदा प्रोफाइल्स होती हैं, मृदा परिच्छेदिकाएं जो होती हैं, उनको विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। और उष्ण व आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल एवं जीवांश पदार्थों की अधिकता के कारण संस्तरों का विकास तीव्र हो जाता है। यानी उष्ण और आर्द्र जहाँ वन संपदा वाले स्थान है, जहाँ पर वन संपदा ज़्यादा है, वहाँ पर जीवांश पदार्थों की और जल की मात्रा अधिक होगी, जिससे संस्तरों का विकास तीव्र गति से होता रहेगा। तो इस तरीके से बेटे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले हमने सक्रिय और निष्क्रिय 2 कारक पढ़े। सक्रिय में 2 भाग पढ़े। पहला कारक था हमारा जलवायु और दूसरा कारक था जीवमंडल। तो जलवायु और जीवमंडल 2 कारक तो हमने पढ़े किसमें? सक्रिय कारक में। और निष्क्रिय कारक में हमने 3 कारक पढ़े, पैतृक पदार्थ, दूसरा स्थलाकृति और तीसरा समय। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले टोटल 5 कारक हैं: जलवायु, जीवमंडल, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। इस प्रकार ये बेटे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुए। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमें बताया गया कि मृदा, खनिज और चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण कैसे होती है, यानी कि मृदा के बारे में, फिर खनिजों के बारे में, उसके बाद चट्टानों और चट्टानों के अपक्षय के बारे में हमने इसमें पढ़ा, और एक मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। तो ये लेसन आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।